अपवहन वेग तथा विद्युत धारा में हमें संबंध ज्ञात करना है। हमारे पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसके दोनों सिरों के मध्य एक विभवांतर लगाया गया है। इस विभवांतर के कारण इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस धनावेश की तरफ होता है। इसके कारण इसके बाह्य परिपथ में और इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है और ये धारा इसमें प्रवाहित होती है I। हमने ये माना कि L लंबाई का जो चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इसमें कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है उसमें हमें आयतन से भाग देना है, उससे निकलता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे? पूरे में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इसके आयतन से भाग दे दोगे तो निकल जाएगी। पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में आयतन का भाग, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। अब चालक का आयतन क्या होता है? ये किस तरह का चालक है? बेलनाकार है, और बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बेलन है और ये बेलन इसमें आड़ा रखा है, इसको हमने वर्टिकल कर दिया, इस तरह से खड़ा कर दिया इसको। तो इसका ये क्षेत्रफल है, ये कैसा है? पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई है, इसको हमने क्या कहा? एल। तो इसका बेलन का आयतन क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एल। जैसे एच होता है, और हमने एच पढ़ा है तो हम एच लिखते हैं, एच की जगह हमने एल कर दिया। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ए लिखा, तो ए इंटू एल क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। यानी अगर हम बेलन के परिच्छेद के क्षेत्रफल में बेलन की ऊंचाई से या बेलन की लंबाई से गुणा कर दें तो हमें बेलन का आयतन प्राप्त हो जाता है। तो बेलन का आयतन या इस चालक का आयतन क्या है? ए इंटू एल है। अब एक आयतन, एक यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन, जो कि हमने पहले माना है। तो कुल आयतन कितना है? ए इंटू एल में कितनी होगी? इससे गुणा हो जाएगा। एकांक में इतनी तो इतने में, इसका इसमें गुणा होगा, एन इंटू ए इंटू एल। और ये पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन है एन ए एल। अगर हम इन सभी इलेक्ट्रॉनों को कहें कैपिटल एन, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कैपिटल एन बराबर एन इंटू ए इंटू एल के बराबर। अब देखते हैं चालक में आवेश या चालक पर कुल आवेश Q बराबर क्या होता है? Ne सूत्र होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। Q बराबर Ne, यानी किसी भी चालक पर या किसी भी पदार्थ पर कुल आवेश का मान, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इन दोनों का गुणनफल। तो ये Q बराबर क्या होता है? Ne। तो N की जगह क्या है मान? NaL, NaL, और स्मॉल जी की जगह स्मॉल e आ गया है। तो हमें क्या मिला? कुल आवेश NeA इंटू एल के बराबर। अब हम क्या देखते हैं, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ इस तरह से इलेक्ट्रॉन चला और इस इलेक्ट्रॉन इस सिरे तक पहुंच गया विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, तो इसके पास जो वेग होगा वो होगा अनुगमन वेग या अपवहन वेग Vd, और इस वेग से चलेगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की उसने स्मॉल l। तो इस दूरी को तय करने में उसको समय लगा अगर मान लो t, तो हम क्या लिखेंगे? यदि Vd वेग से यानी अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन को l दूरी तय करने में t समय लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से। तो Vd बराबर L अपॉन टी, ये t यहाँ ले जाओ, Vd यहाँ ले जाओ, तो t बराबर L अपॉन Vd। ये इसको हमने कहा समीकरण नंबर 3। अब चालक में प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। धारा किसको कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश बटे समय को हम धारा कहते हो। तो एक आवेश Q हमने निकाल लिया, ये रहा Q का मान NeL, और T का मान हमने निकाल लिया L अपॉन Vd। तो हम इसमें Q अपॉन T का मान रख दें, तो I बराबर Q का मान NeAL और अपॉन L अपॉन Vd। L से L कट जाएगा, ये L से L कट गया, Vd ऊपर पहुंच गया, तो NeAVd, I बराबर NeAVd। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? किसी चालक के लिए जिसकी लंबाई L है, परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E, ये तीनों मान नियत रहेंगे, तो I और Vd यानी I समानुपाती होगा Vd की। जो बहने वाली धारा है वो अनुगमन वेग के समानुपाती होगी। तो ये I और Vd यानी अपवहन वेग या और विद्युत धारा में संबंध ज्ञात हो गया है। अब हम क्या जानते हैं? Vd बराबर होता है म्यू इंटू ई के, तो हम Vd का मान रख दें वहाँ, I बराबर NeVd में NeA और Vd की जगह आ गया म्यू ई, तो ये I और E में संबंध हो गया। अब हम क्या करें? इसमें A से भाग देते हैं। J बराबर यानी धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर होता है I अपॉन A। ये क्या है? धारा घनत्व तो J।
और J बराबर होता है I अपॉन A। I का मान रख दिया NE A म्यू E, और एक की जगह ये A से कट गया NE म्यू E, NE म्यू E। तो J और E में संबंध हो गया। अब अगला संबंध हम ज्ञात करना चाह रहे हैं अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। हम जानते हैं वन वेग VD बराबर, पहले हम सूत्र की स्थापना कर चुके हैं, माइनस E कैपिटल E टाउ बार अपॉन M, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और टाउ बार शरांति काल या विश्रांति काल है, जो दो क्रमागत टकराव के बीच लगने वाले समय होता है। E बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर बटे लंबाई के, तो V अपॉन L के। तो हम यहाँ मान रख दें E की जगह V अपॉन L, तो VD बराबर माइनस E की जगह माइनस E, और E की जगह V अपॉन L, M की जगह M, टाउ की जगह टाउ। तो ये हो गया इन दोनों में संबंध VD और V में। अगर किसी चालक के लिए E, टाउ बार, M और L नियत हो तो VD समानुपाती V के, यानी VD समानुपाती V, यानी अनुगमन वेग का मान विभवांतर के समानुपाती होता है। तो एक इसमें बीच में सब प्रश्न आ गया है, आंतरिक प्रश्न है। एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो ये हमें एक समीकरण दिया है, Q बराबर 4TQ प्लस 5T प्लस 6, ये कूलाम में दिया गया है आवेश। अगर समय t का मान 1 सेकंड हो तो उस स्थिति में पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तात्क्षणिक धारा, या समानता जिसे हम धारा कहते हैं, वो मान हमें ज्ञात करना है। तो धारा का मान ज्ञात करने का तरीका आवेश बटे समय के। तो हम इस आवेश में सीधा समय से भाग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र के रूप में दिया है। पहले हमें निकालना पड़ेगा कि समय t पर आवेश कितना होगा, यानी इसके लिए एक बार हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो I बराबर, ये सूत्र होता है लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, या तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करें या dq अपॉन dt, इससे हम अवकलन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं I का मान। तो I बराबर यहाँ d अपॉन dt q का मान रखेंगे, d अपॉन dt q का मान ये रहा 4TQ प्लस 5T प्लस 6। d अपॉन dt का अवकलन जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, तो हम इसका क्या कर देंगे, अंदर गुणा कर देंगे। तो d अपॉन dt पहले 4TQ प्लस फिर d अपॉन dt 5T प्लस d अपॉन dt 6। अब ये चूंकि चर और अचर दोनों एक साथ है, चर और अचर पहचानने का तरीका, यहाँ अपॉन में जो dt है यानी t है, यहाँ t के सापेक्ष है, तो t वाली जितनी भी राशियां होंगी वो तो सब चर होंगी और बाकी सब अचर होंगे। तो यहाँ dt, अब ये t की पावर 3 एक साथ है, अकेला t नहीं है, तो ये इसको आप ये मत समझना कि 3 अलग है, 3 इसके साथ है, तो t की पावर 3, यानी ये तो हो गया चर, और संख्या हो गई अचर, अचर संख्या आएगी अवकलन के बाहर, तो ये अवकलन के बाहर आ गई है। तो ये क्या बचा, d अपॉन dt और t की पावर 3 बचा यहाँ, प्लस यहाँ 5 इंटू टी है तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 dt अपॉन dt आ गया, प्लस यहाँ 6 के साथ t नहीं है तो इसको हमने ऐसा ही लिख दिया। अगर कोई संख्या अकेली होती है या कोई नियतांक होता है तो उसका अवकलन हमेशा 0 होता है, यानी उसमें किसी तरह का समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, तो परिवर्तन क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4 की जगह 4 आ गया। अब यहाँ एक सूत्र लगता है d अपॉन dt t की पावर 3, हम पहले पढ़ चुके हैं, d अपॉन dx x के सापेक्ष x की पावर n, n इंटू एक्स n माइनस 1, ये सूत्र है। अगर हमने मान लो n बराबर 3 रख दिया इसी सूत्र में, तो क्या हो गया, d अपॉन dx x की पावर 3, तो n x, n बराबर कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से चर और अचर एक साथ है, तो ये अचर है और ये चर है, तो ये अचर संख्या क्या आएगी, पहले बाहर आएगी, तो ये बाहर आ गई। फिर d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू का भी हमने निकाला था 3x 3 माइनस 1, तो ये आ गया 3x 3 माइनस 1। अकेली अचर संख्या है जैसे k है, इसका मान 0, 4 है x के सापेक्ष इसका मान 0 है। तो इस तरह से हमने ये साइड में लिख लिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो 4 की जगह 4 आ गया, t की पावर 3 को लिखा हमने 3 इंटू टी 3 माइनस 1, यानी 3t 3 माइनस 1 t के सापेक्ष, तो ये 3x 3 माइनस 1, तो ये आ गया प्लस की जगह प्लस आ गया, 5 की जगह 5 आ गया, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू टी आएगा, वैसे ही 1 इंटू टी 1 माइनस 1, तो ये 5 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 6 का हो गया 0। अब टी की पावर क्या आएगा यहाँ, 1 माइनस 1 0, और किसी भी संख्या पे 0 की पावर समान होता है 1, तो 5 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो ये 5 का गुणा 1 हो गया। 4 इंटू 3 12 हो गए, टी की पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 12 टी स्क्वायर प्लस 5, तो 12 टी स्क्वायर प्लस 5। ये समय टी पर तात्क्षणिक धारा आई, और हमें क्या पूछा, समय 1 सेकंड पर। तो अब इस समय में, यानी ये जो समय है, ये जो धारा आई है
वो अभी समय पर निर्भर है। जैसा ये आवेश किस पर निर्भर था, समय पर निर्भर था, तो इसी तरह से ये धारा किस पर है, समय पर निर्भर है। अब 1 सेकंड पर धारा निकालोगे तो अलग आएगी, 2 सेकंड पर धारा निकालोगे तो अलग आएगी, 3 सेकंड पर धारा निकालोगे तो अलग आएगी। तो ये समय टी पर है, तो इसमें हम टी बराबर 1 सेकंड रखेंगे। तो इसमें 1 रखा हमने, तो आई बराबर 12, 1 की पावर 2 यानी 1 ही रहेगा, +5, तो 12 + 5 17 एम्पियर। इस तरह से हम इसमें से बहने वाली तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ओम के नियम की व्युत्पत्ति या ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या ओम के नियम के सूत्र की स्थापना। अब हमें देखना है कि हमारे पास एक चालक है और हम इस चालक में जब कोई विभवांतर लगाते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तो जे और ई के बीच क्या संबंध आता है, और उस संबंध को ही हम ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। जो हम नियम पढ़ चुके हैं V बराबर IR, वो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप नहीं कहलाता है, वो ओम के नियम का क्या कहलाता है, स्थूल रूप कहलाता है। तो पहले हम सूक्ष्म रूप का अध्ययन करेंगे, इस सूत्र की स्थापना करेंगे। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। बी विभवांतर के कारण एल लंबाई एल प्रस्थ काट के क्षेत्रफल में आई धारा प्रवाहित होती है। अब इस विभवांतर या विद्युत क्षेत्र के कारण जो बंध वेग है, ये हम पढ़ चुके हैं, वीडी बराबर ई टाउ बार अपॉन एम के। धारा और वीडी में हम संबंध पढ़ चुके हैं, धारा आई बराबर एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। तो हम क्या करेंगे, आई बराबर आई की जगह आई, एन ई ए की जगह एन ई ए, वी डी का मान यहाँ से रख देंगे, ये वाला मान। तो वी डी की जगह क्या लग दिया, ई टाउ बार अपॉन एम। तो यहाँ ई इंटू ई स्क्वायर हो गया, बाकी सब वही है, एन ई स्क्वायर टाउ बार ई ए अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ बार ई ए अपॉन एम। तो इस तरह से हमें आई का मान मिला। अब हम क्या जानते हैं, धारा घनत्व जे बराबर, जे क्या होता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए, यानी धारा बटे क्षेत्रफल के। तो आई का मान रख दिया हमने, ये जो मान मिला था हमें, और वो मान हमें क्या मिला था, एन ई स्क्वायर टाउ बार ई ए अपॉन एम, और साथ में ये ए से ए कट गया है। तो जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बार ई अपॉन एम के। तो हमें ये जे बराबर, चूंकि ये किसी चालक पदार्थ के लिए एन का मान, ई का मान, टाउ आर का मान और एम का मान नियत रहता है। अगर तापमान भी नियत है तो टाउ आर नियत रहेगा, और बाकी चीजें चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। पदार्थ बदलोगे तो ही एन ई और एम का मान बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। तो अगर हम ये कहें, इन सभी के मान को एक हमने नियतांक कहा, जिस नियतांक को पदार्थ की चालकता कहते हैं, जिसे हम सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान एन ई स्क्वायर टाउ बार अपॉन एम के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह सिग्मा रख दिया पूरे की जगह। जब हम इस मान की जगह सिग्मा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जे बराबर सिग्मा ई, ये जे बराबर सिग्मा ई। इस समीकरण 3 को, ये समीकरण नंबर क्या है, 3 है, इस समीकरण नंबर 3 को ही ओम के नियम का हम सूक्ष्म रूप कहते हैं। सदिश रूप में क्या करेंगे, जे तो अदिश राशि है, तो जे, ये सॉरी, सिग्मा अदिश राशि है, जे और ई क्या है सदिश, तो जे बराबर वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई। इस तरह से सदिश रूप में ये ओम के नियम का सूक्ष्म रूप ज्ञात हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा था, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। अब हम देखते हैं ओम के नियम का स्थूल रूप, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। हम ये देख चुके हैं, धारा घनत्व जे बराबर होता है सिग्मा इंटू ई, धारा घनत्व जे बराबर होता है आई अपॉन ए, तो जे की जगह हमने लिखा आई अपॉन ए बराबर सिग्मा, ई का मान होता है वी अपॉन एल के। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जे बराबर होता है आई अपॉन ए और ई बराबर होता है वी अपॉन एल के। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और दूरी में संबंध। इसके अलावा रो बराबर, यानी जिसे हम पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता और ये पदार्थ की चालकता कहलाती है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी प्रतिरोधकता बराबर होता है 1/चालकता के। चूंकि सिग्मा का मान एन ई स्क्वायर टाउ आर अपॉन एम होता है, तो ये इसलिए उल्टा आ गया, रो बराबर एम अपॉन हो गया ये, क्योंकि ये 1 अपॉन सिग्मा है। आई अपॉन ए की जगह ये मान जो था वो हमने वापस लिख दिया आई अपॉन ए। सिग्मा की जगह आ गया 1/रो, और वी की जगह वी और एल की जगह एल आ गया। अब हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तिरछे में गुणा कर दिया। तो आई रो एल का तो यहाँ आ गया मान, रो एल आई, और वी और ए का मान यहाँ आ गया,
और ए से देख दिया हमने भाग, तो V बराबर रो एल आई अपॉन ए। ये जो रो एल अपॉन ए है, ये किसी चालक के लिए, किसी चालक का प्रतिदर्श या टुकड़ा है उसके लिए जिसकी लंबाई एल, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए और प्रतिरोधकता रो हो, उसके लिए इसका मान नियत होता है। जिस नियतांक को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो रो एल अपॉन ए का मान किसके बराबर होता है? आर के बराबर होता है, रो एल अपॉन ए। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? आर। तो वी बराबर आर आई या वी बराबर आई आर, जो आप पढ़ते आए हो कि यही ओम का नियम है। तो ओम के नियम का ये क्या कहलाता है? स्थूल रूप कहलाता है। रो क्या कहलाती है? पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। यानी किसी चालक का प्रतिरोध एक तो रो पर निर्भर करता है, एक उस चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और एक चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। रो किस पर निर्भर करता है? हम देखें, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ आर। ठीक है, ये भी हमने देखा यहाँ से सूत्र। तो अब यहाँ क्या है? एम, एम यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो कि नियत रहता है। एन एकांक, मतलब ये जो स्मॉल एन है ये धातु पर निर्भर करता है। अलग अलग धातुओं के लिए धारा, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अलग अलग होता है। तो ये क्या है? धातु बदल जाएगी तो एन बदल जाएगा, तो एन बदल जाएगा तो रो बदल जाएगा, रो बदल जाएगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा। यही कारण है कि अलग अलग धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है। तो प्रतिरोध कितनी चीजों पर निर्भर हो गया? एक तो लंबाई पर, एक क्षेत्रफल पर, और एक रो, रो यानी धातु पर, यानी धातु यानी पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा निर्भर करता है ये टाउ बार पर। टाउ बार निर्भर करता है तापमान पर। अब तापमान पर कैसे निर्भर करता है? अगर हम चालक का ताप बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं उनकी गति तेजी से होने लगेगी। जब गति तेजी से होगी, क्यों होगी तेजी से गति? आप क्या देखते हो, किसी स्थान पर आप बैठे हो, अगर अचानक से गर्मी बढ़ जाए तो लोग भगदड़ मच जाती है, लोग वहां से हट जाते हैं, तो गति बढ़ गई आपकी। ऐसे इलेक्ट्रॉनों का ताप बढ़ा, आपने क्या किया? उस धातु के टुकड़े का ताप बढ़ा दिया। जैसे जो आपके पास धातु का एक टुकड़ा है और इसका आपने क्या कर दिया? ताप बढ़ाया। ताप बढ़ाने से क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी गति बढ़ेगी। गति बढ़ेगी तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा टक्कर होगी इनकी, और टक्कर में समय कम लगेगा। तो समय कम लगेगा तो रो बढ़ जाएगा, रो बढ़ेगा तो ये रो बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया। यही कारण है चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो अब हम क्या देख चुके हैं, क्या क्या निर्भर है, कौन कौन सी चीजों पर निर्भर है। एक तो निर्भर करता है रो पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और किस पर निर्भर करता है? ताप पर, और किस पर? चालक की लंबाई पर और चालक के क्षेत्रफल पर। इन चार चीजों पर निर्भर करता है किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध। फिर आता है रो, जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ध्यान रखना, प्रतिरोधकता का मान कभी भी चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, यानी अलग अलग पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है। और साथ ही टाउ बार यानी जो ताप पर निर्भर करता है, अलग अलग तापक्रम पर भी प्रतिरोधकता का मान अलग होता है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम होता है, टक्करों में लगने वाला जो समय है वो कम लगता है। ये समय कम लगने से रो बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, अर्थात चालकता कम हो जाती है। प्रतिरोधकता, जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं, या हम प्रतिरोधकता का और एक नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। देखो, विशिष्ट प्रतिरोध हम किसे कहते हैं? हम ये जानते हैं कोई चालक है, उस चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है प्रतिरोध का मान। आर समानुपाती एल अपॉन ए, दोनों को एक साथ ले लिया है। बराबर का हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और एक नियतांक आता है। ये जो नियतांक आया है रो, इस रो को ही चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसी को हम चालक पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। आर जो है, यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ बार के बराबर होता है। जहाँ एन और टाउ बार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि एन जो होता है वो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अलग अलग पदार्थों में
एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इसलिए रो का मान क्या कहा जाता है, पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति माने तांबे के लिए रो का मान अलग होगा, चांदी के लिए रो का मान अलग होगा, लोहे के लिए रो का मान अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए रो का मान अलग होगा। अर्थात जब हम इस बात को कहें कभी भी पदार्थ की प्रकृति, इसका मतलब है जो भी चीज पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, इसका मतलब है कि वो अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। तो रो का मान किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा ताप पर निर्भर करता है। इसके ठीक पहले भी हमने आपको बताया था कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, गति बढ़ने से टक्कर में लगने वाला समय कम हो जाता है, जिसे हम श्रांति काल कहते हैं। जब समय कम लगता है तो इस सूत्र से हम देखते हैं कि ये मान कम होगा तो हमें रो का मान बढ़ जाएगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर श्रांति काल घटने से पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है रो, उसका मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से रो का मान बढ़ जाता है। तो रो का मान दो चीजों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी है, एक तो पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरे तापमान पर निर्भर करता है। इसके बाद देखते हैं कि रो का मात्रक क्या होता है। रो का मात्रक हम इस सूत्र से निकालते हैं। ये वाला जो सूत्र है, इससे रो बराबर हमें मिलेगा आर इंटू ए अपॉन एल के। तो आर का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट जाता है, तो क्या मिला हमें, ओम इंटू मीटर। संकेत के रूप में इसे हम क्या लिखते हैं, ओमेगा इंटू एम। इसे हम ओम इंटू मीटर पढ़ते हैं। ये संकेत ओमेगा है, ओमेगा इंटू एम। ये किसका मात्रक है, रो का मात्रक है। ये हम लिखते हैं ओम इंटू मीटर लिखते हैं। अब हम और एक और राशि जानते हैं जिसे हम कहते हैं चालकता, जो होती है ठीक प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम या प्रतिरोधकता का उल्टा। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। चालकता 1/, प्रतिरोधकता की होती है। तो चालकता का जो मात्रक है वो इसका ठीक उल्टा होगा, यानी 1/ओम इंटू मीटर। तो ये आ गया 1/ओम इंटू मीटर। या ये ओमेगा ऊपर पहुंचा तो इसकी पावर -1 और एम की पावर भी -1। इसी तरह ओम की पावर -1 और मीटर की पावर -1। 1/ओम, देखो यहाँ लिखता हूं मैं 1/OHM। ओम अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है, ओम का उल्टा ऐसा लिखा जाता है MHO। क्या लिखा जाता है, MHO। तो OHM ओम और MHO मोह। तो चालकता का जो मात्रक है वो क्या जाता है, मोह। ओम की जगह क्या जाता है, मोह। तो ये आ गया मोह इंटू मीटर ऊपर पहुंचा तो मीटर की पावर -1। इस मोह को भी सीमेंस भी कहते हैं। तो सीमेंस इंटू एम की पावर -1। एक तरह से चालकता के हम 5 तरीके से मात्रक लिख सकते हैं। 1/ओमेगा में ओमेगा की पावर -1, एम की पावर -1 और बाकी ये मात्रक इसमें दर्शाए गए। ठीक है, तो हम सिग्मा का मात्रक इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगली राशि आती है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध हम किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, जब किसी हम चालक में किसी भी, चाहे विद्युत